भैया कल कल मैंने एक टॉपिक बताया था स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। तो उसको एक बार जरा देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप, अरे भाई फोन पे, एक स्प्रिंग को आपने खींचा, ठीक है। स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ यहाँ पे थी, मतलब स्प्रिंग जब नहीं खींची थी तो उसकी लेंथ इतनी ही थी अनस्ट्रेच कंडीशन में। लेकिन जब इसे कहते हैं मीन पोजीशन, इसे क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। और जब आपने स्प्रिंग को खींच करके यहाँ पे एक मास लगा दिया, इसे क्या कहते हैं, और यहाँ पे रुकी हुई है बॉडी, तो इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम पोजीशन की, तो इस पॉइंट पर, एक्सट्रीम पर जो वेलोसिटी होती है इस ब्लॉक की या स्प्रिंग की, वो क्या होती है, जीरो, ठीक है। एक्सट्रीम पर जो वैल्यू होती है वेलोसिटी की, वो क्या होती है, जीरो होती है। और जो इसकी खिंचा हुआ है यहां से यहां तक का, वो होता है एक्सएम। क्या होता है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक क्या होगी, एक्सट्रीम पर। तो आपको पता है इस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक क्या होगी, जीरो। और पोटेंशियल एक्सट्रीम पर क्या होगी, तो भैया हाफ के एक्सएम स्क्वायर, क्योंकि आपको पता भी है जो भी इलास्टिक बॉडी होती है उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से निकाली जाती है। टोटल एनर्जी क्या होगी, एक्सट्रीम। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम। काइनेटिक कितनी है भैया, जीरो। और पोटेंशियल क्या है, हाफ के एक्सएम स्क्वायर। तो भैया रिजल्ट क्या आएगा, हाफ के एक्सएम स्क्वायर। और ये किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। यानी जो टोटल एनर्जी एक्सट्रीम की होती है वो किसके बराबर आती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम के बराबर, ठीक है भैया। जब इसे छोड़ा जाता है तो ये ब्लॉक बहुत तेजी के साथ यहां पर आता है, और मीन पर आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्या होती है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो होती है वो मीन पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम। खींचे जाने के बाद, उसके बाद छोड़ा, जहां से छोड़ा उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। और जहां पर वेलोसिटी, यानी जहां पर स्प्रिंग पहले थी, वहां तक आते आते इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसको मेन पोजीशन कहते हैं। मतलब ये ऐसी कंडीशन थी जब आपने स्प्रिंग को नहीं खींचा था, उस वक्त की लंबाई। जब ये ब्लॉक उसी जगह पर वापसी आता है तो हम कहते हैं ये कहां पे आ गया, मीन पोजीशन पर आ गया, और वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। और एक्स की वैल्यू आपने जैसा कि पता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेन पोजीशन पर क्या होती है भैया, जीरो आती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम की बात करूं, मीन की बात करूं, मीन पोजीशन की काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी ऑफ मीन का स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या होगी मीन पोजीशन की, तो जीरो होगी। टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होगी, हाँ काइनेटिक एनर्जी मीन और पोटेंशियल काइनेटिक कितनी है, हाफ mvm स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, हाफ एम वी एम स्क्वायर, यानी ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो देखिएगा एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल के। और मीन पर टोटल एनर्जी क्या होती है, और बीचों बीच अगर मैं देखूंगा बीच में, तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी से कहते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट, इस पर काइनेटिक भी होती है इंटरमीडिएट पे, और पोटेंशियल भी होती है। पता ना क्यों, क्योंकि भैया जब इस ब्लॉक को छोड़ा, तो अभी भी एक्स है कुछ, तो इसका मतलब पोटेंशियल होगी। और यहां पर आते हैं तो कुछ वेलोसिटी हो गया, तो अभी भी काइनेटिक होगी। तो इस पॉइंट पर दोनों चीजें होती है। बाकी मीन पर केवल क्या होता है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर, सॉरी एक्सट्रीम पर। और मीन पर क्या होता है, काइनेटिक के बराबर। समझिए भैया, ये कल मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने बताया था पावर। पावर पावर तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन और वर्क इन 1 सेकेंड। वर्क इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो भी वर्क होगा उसी को हम रेट ऑफ वर्क डन कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं भैया, पावर कहते हैं। ठीक है, मैंने माना एक जर्नी थी, ए से बी में हुई है, और इस जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टी सेकेंड, है ना। और इस जर्नी में कुल आपने वर्क कितना किया है, डब्ल्यू। तो टी सेकेंड में कितना वर्क किया आपने, डब्ल्यू।
लेकिन आपको 1 सेकंड का वर्क निकालना है, तो 1 सेकंड में क्या होगा, W अपॉन में T। 1 सेकंड के वर्क को हम क्या कहते हैं भैया, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां से पावर का फॉर्मूला आ गया। एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, जब मैं इंस्टेंट की बात करता हूं तो वर्क क्या हो जाता है, DW, और टाइम क्या हो जाता है, DT। तो पावर क्या रहेगी, पावर क्या रहेगी, DW अपॉन में DT। ठीक है, देखिए भैया, अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो वर्क वी नो वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वी नो वर्क is a mode of ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है भैया, एक मोड है किसके, एनर्जी ट्रांसफर का। तो भैया आपको बता दूं, तो वर्क क्या होता है, इसलिए एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी क्या होती है, कई बार हीट के बराबर आती है। तो हम पावर का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। हम एनर्जी अपॉन में टाइम भी लिख सकते हैं, और हीट अपॉन में टाइम भी लिख सकते हैं। इसी को हम इंस्टेंट पर, फॉर इंस्टेंट किसी छोटे से टाइम की बात करूं, तो ये पावर का फॉर्मूला क्या होता है, DW अपॉन में DT, या DE अपॉन में DT, या DH अपॉन में DT। इंस्टेंट के लिए ये फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला आपका पावर में। ठीक है, कि एक बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट लग रहा है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है, और ये बॉडी डिस्प्लेस कर रही है ऐसे आगे की तरफ। एक्स क्या इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, ये कांस्टेंट है, और एक्स है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, जो कि लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स लग रहा है ना, समझ गए? तो कह रहा है भैया पावर का फॉर्मूला बताइए। ठीक है भैया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट फोर्स लगने की वजह से इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, देन पावर क्या होगी, पावर क्या होता है, DW अपॉन में वर्क क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भैया P इक्वल्स टू में D अपॉन में DT। P की वैल्यू क्या रखी भैया, FX cos थीटा। ठीक है भैया, अब देखिए भैया इसमें कांस्टेंट क्या है, तो ये टर्म कांस्टेंट है, और ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं हम, तो क्या बचेगा आपका, P इक्वल्स टू में F बाहर आ गया, cos थीटा भी बाहर आ गया, वेरी क्या कर रहा है, x, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो आ गया FV cos थीटा। पावर का ये भी फॉर्मूला होता है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पावर, तो भैया जैसा कि हमें पता, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड पावर की SI यूनिट होगी। एक और होती है जिसको कहते हैं वॉट, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड ही होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 100 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब वो 100 जूल पर सेकंड एनर्जी को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। समझ गए? सम अदर यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं भैया HP। पहला यहां पर HP, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू में 746 वॉट या 746 जूल पर सेकेंड, आप ये लिखते हो। ठीक है भैया, तो ये आपका पावर का टॉपिक था। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के ये दोनों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ कार ऑफ मास 2000 kg इज लिफ्टेड अप अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। एक कार जिसका मास क्या है, 2000 kg है, उसको कितना दूर तक उठाया गया है, 20-30 मीटर तक, बाय अ क्रेन ऑफ 1 मिनट। एक क्रेन के द्वारा कितने मिनट में। तो भैया एक काम करते हैं, पहले 2000 kg को, 2000 kg, ठीक है भैया, उठा रहे हम कितना, 30 मिनट। तो 2000 kg को, 2000 kg इसका मास है। ठीक है, kg इसका मास है। वेट कितना होगा, तो मैंने बोल दिया भैया 10 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो 20,000 न्यूटन हो गया। क्या आ गया? तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? इतना ही लगेगा, बताया फिजिक्स में इतना ही होता है। बोला हाँ, इतना न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसके अंदर? कितना हुआ? 30 मीटर का। मैं देख रहा हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम ही है। तो वर्क कितना किया? वर्क वर्क कितना आया? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स कितना लगा रहे भैया? 20,000। एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 30। और कॉस क्या हो गया? 0, क्योंकि आपको पता है फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो वर्क कितना आएगा? W1 कितना आ गया? ये हो जाएगा आपका, देखिए ये तो 1 हो गया, 2 3 6 और 1 2 3 4 और ये 5 0, 10 की पावर 5 जूल वर्क आया इन 1 मिनट। कितने मिनट में किया मैंने? ये वर्क कितने देर में हुआ है? तो हम जानते हैं भैया 1 मिनट इक्वल्स टू में 1 मिनट में कितना वर्क हुआ है? 1 मिनट में हुआ है भैया कितना वर्क? 6 × 10 की पावर 5 जूल। तो भैया 6 मिनट बोलो तो 60 सेकंड, तो इतना ही हुआ होगा 10 की पावर 5। तो 1 सेकंड में कितना हुआ? 6 × 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 60। 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बचा था, 1 पावर कैंसिल हो गई तो यहाँ पे 4 बचा। क्या हुआ? 1 सेकंड में कितना वर्क हुआ? 10⁴ जूल वर्क हुआ। 1 सेकंड के वर्क को हम क्या कहते हैं भैया? पावर। तो पहले केस की पावर कितनी आ गई? 10 की पावर 4 वॉट। पहले केस में इतनी पावर आ गई। अच्छा, अब कह रहा अ सेकंड क्रेन डज द सेम जॉब इन 2 वर्क और 2 सेकंड। कह रहा है सेकंड क्रेन जो है वो इतना ही काम को कितने टाइम में करती है? 2 मिनट में। ठीक है भैया, तो आप कंज्यूम कंज्यूम सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल, व्हाट इज द पावर सप्लाई बाय ईच क्रेन। तो पहली क्रेन ने तो इतना पावर सप्लाई किया 1 मिनट में करने पे। अच्छा, दूसरी क्रेन कितने में करेगी? सेकंड क्रेन जो करेगी वो 2 मिनट में ही इतना वर्क करेगी। कितना वर्क? जितना पहले किया। कितना? 6 × 10⁵ जूल। तो 2 मिनट बोलो तो 120 सेकंड। क्या है? 120 सेकंड। 120 सेकंड में 6 × 10⁵ जूल। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 6 × 10 की पावर 5 जूल डिवाइड बाय 120। काटा पीटी करो तो भैया क्या हुआ? ये 20 बार गया। और ये काम करो 1 सेकंड इक्वल्स टू में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। इससे 10 अलग लिख दो, 10 की पावर 4 लिख दो इसको, और नीचे लिख दो 20। ठीक है, तो ये कितनी बार गया? एक और लेता ना तो ज्यादा सही रहता। 5 बार गया। कितनी बार गया? ये 3 हो जाएगा ना, ये अब 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 सेकंड में कितना वर्क हुआ? 5 × 10⁻³ जूल। यानी सेकंड पावर क्या है? सेकंड केस में पावर क्या है? 5 × 10⁻³ वॉट। किस क्रेन की पावर ज्यादा है, पहली की या दूसरी की? पहले रैप्टा मार दूंगा। ठीक है भैया, पहले की पावर क्या है? 10 की पावर 4 वॉट। दूसरे की पावर क्या है? 5 × 10⁻³ वॉट। तो भैया हियर P1 पहली वाली क्रेन की पावर क्या है दूसरी वाली क्रेन की पावर से? भैया आपको सिंपल सा पता है भैया, एक काम 1 मिनट में हो रहा है, एक काम 2 मिनट में हो रहा है। पावर किसमें ज्यादा? किसकी पावर ज्यादा होगी? पहले वाले की। इसमें कम टाइम में उतना ही काम हो जा रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एन एलिवेटर विच कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम। एक लिफ्ट है, कितना लोड उठा सकती है वो? 1800 किलो। ठीक है भैया, एलिवेटर का वेट प्लस पैसेंजर दोनों इसमें एडेड है। इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। ठीक है भैया, फ्रिक्शन फोर्स 4000 न्यूटन नीचे लग रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। ठीक है भैया, इन वॉट एज वेल एज हॉर्स पावर। आपको हॉर्स पावर में भी निकालनी है, वॉट में भी निकालनी है। ठीक है, अब एक देखिए, सुन लीजिएगा, ये एलिवेटर है, ये ऊपर जा रहा है। सुन लीजिए, इसके अंदर कितना मास है? 1800 kg। 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 18,000। तो नीचे वेट कितना लग रहा है?
18,000 न्यूटन नीचे लग रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन कहां लग रहा है? ऊपर फोर्स कितना लगाओगे आप बताओ? इतना ही लगाओगे जितना नीचे लग रहा है, 18,000। ये मान लीजिए वेट हो गया, तो ऊपर और नीचे इस पे एक और चीज लग रही है, क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी नीचे की तरफ? फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा मोशन से उल्टा ही लगेगा ना, एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? तो कितना लग रहा है? 4,000 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ मुझे कुल कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम को ऊपर ले आने के लिए? तो 18,000 प्लस 4,000, ऊपर इतना ही फोर्स लगेगा ना भैया इसके केस में। तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा आपका? 22,000 न्यूटन। क्या होगा? 22,000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, वेलोसिटी कितनी देनी है मुझे? कितनी वेलोसिटी है? 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड से। तो भैया कह रहे पावर निकालिए, तो पावर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एफ वी कॉस थीटा। तो भैया पावर क्या होगी? एफ वी कॉस थीटा। फोर्स कितना लगा रहे भैया आप? 22,000 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी दी आपने? 2 मीटर पर सेकंड। और आपको बता दूं, क्योंकि फोर्स भी ऊपर लग रहा है और वेलोसिटी भी क्या है? ऊपर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0। फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, सो थीटा इक्वल्स में क्या होगा? 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है भैया? 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, यह आएगा 44,000 वाट आपको पावर देनी पड़ेगी इसको एलिवेट करने के लिए, उठाने के लिए। आसान क्वेश्चन थे, यही 2-3 क्वेश्चन है, ये दो के दोनों एनसीईआरटी में यही पावर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है भैया, तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ज्यादा आसान था पिछले वाले से, पिछले वाला भी आसानी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया। ठीक है, क्या हुआ? खुराक मांग रहे क्या? कर रहे यार एक कोलिजन। कोलिजन सब जानते हैं, कोलिजन मतलब टक्कर होती है। ठीक है, हमें यहां पर 1 डायमेंशन कोलिजन पढ़ना है। ठीक है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कोलिजन। ठीक है, तो हाँ, इलास्टिक कोलिजन अभी पता लग जाएगा आपको इलास्टिक कोलिजन है क्या। इसके लिए पहले कंसेप्ट जो यूज हुए, पहला कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बोलूं या लीनियर मोमेंटम बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? यह कहता है भैया कि इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम। ठीक है भैया? हाँ हाँ, जब ये बोलूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है, दूसरा लॉ यूज हुआ यहां पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये लॉ कहता है भैया कि टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर में फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देयर इज नो लॉस ऑफ, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ, if there is no loss of, no loss of energy in other form, अदर किसी और फॉर्म में आपकी एनर्जी का लॉस ना हो, तो इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल। ठीक है भैया, हम बात कर रहे हैं कोलिजन की, तो टाइप ऑफ कोलिजन सबसे पहले आता है, टाइप ऑफ कोलिजन। अगर मैं टाइप ऑफ कोलिजन की बात करूं तो हमारे पास 2 कोलिजन है। एक है भैया इलास्टिक कोलिजन। पहला क्या है? इलास्टिक कोलिजन। और जब मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा तो ये ध्यान रखूंगा कि इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, एंड इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल काइनेटिक, ये हमेशा करूंगा, ध्यान रखना। दूसरा है, और ये ध्यान रखना, इसमें एक कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, तो उसकी वैल्यू जो इलास्टिक कोलिजन के लिए आती है वो हमेशा 1 आती है। क्या आती है? अरे यार बेटा, इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल काइनेटिक, एंड
कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम ई से लिखते हैं, ये होता है फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इसे कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आती है इलास्टिक कोलिजन के लिए? 1 आती है। क्या आती है? अभी मैं इसको बताऊंगा कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, थोड़ा सा अभी देख लेना। दूसरा फिर आता इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन देखिए आसान है ये भी। इसमें क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक इज नॉट इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर ये बराबर नहीं आता, एंड coefficient of restitution is less than 1 but greater than 0। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आपका जो coefficient of restitution है उसकी वैल्यू क्या आती है? हाँ भाई, अभी वहां पे चलनी, मेरी चलेगी 9:30 बजे। हाँ हाँ, चाबी तो मैंने लेकर रखी है अपने सेंटर पे। अब भाई यार क्लास कैसे छोड़ूंगा बीच में? तू आजा लेके चले यहां से। तो रवि से बोल दे यार, रवि से बोल दे आके ले जाए, ठीक है? रवि से, रवि से। हाँ हाँ, अरे वही नेगी। अब तो यार किसी को भेज देना, या सारे लोग वेट कर ले, बच्चों का तो थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं तो सेंटर में अपने वाले भेज दे यार किसी को, ठीक है? ओए देखिए ये हो गया। तो ये दो कोलिजन आपके आएंगे, ठीक है भैया? तो पहले मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या भाई? अलग बैठ गया, वरना मैं कसम से अभी यहीं पे इसे उठाऊंगा और कम से कम 4 रैप्टे मारूंगा नॉन स्टॉप। खड़ा हो जाओ, खड़े हो दोनों। ये तो अलग कोई बेकार में सुबह सुबह सूद दूंगा, अच्छा लगेगा? तो तुम्हारे अंदर चूल्हा है क्या? अबे तो चूल्हा है क्या, इससे पहले बता ना। बेटा जिस दिन लगा दिया ना मैंने, एहसास नहीं देगा, ध्यान रखियो। मैं मारना नहीं चाहता बच्चे यार, सुबह सुबह का टाइम है, बेकार में ठोक ठाक दूंगा, अच्छा लगेगा। पढ़ाई में ध्यान दो यार भाई, पढ़ाई पढ़ाई ओनली पढ़ाई, कुछ और नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मैं मतलब ई की बात करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है? होता क्या ये? तो मैंने क्या किया भैया, एक बॉडी थी मेरे पास, इसका मास क्या था? m1 था, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u1 थी। क्या थी? u1 थी। एक बॉडी है जिसका मास क्या है भैया? m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2 है। ये पहले मास की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और दूसरे मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2 है। अच्छा हेयर u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब पीछे वाले की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, और आगे वाली की वेलोसिटी क्या है? कम है। अच्छा देखिए, आफ्टर ये बिफोर कोलिजन का सीन सपाटा है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की बातें हो रही है। अच्छा इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो भैया बता दो, रिलेटिव वेलोसिटी दो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में चलती वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस, इन दोनों वेलोसिटी का। चलो एक एग्जांपल, रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग बता दो। मान लीजिए कितना चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में इनके बीच में कितना सेपरेशन चेंज हो रहा है। तो ये 1 सेकंड में कितना चलेगा, और ये 1 सेकंड में कितना चलेगा? तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा 1 सेकंड में, कितना आएगा? 4 का आएगा। क्या आएगा? वही चार्ज होगा इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर आएगा, ठीक है भैया? तो देखिए, तो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी भैया बताइए? कौन ज्यादा है? u1 ज्यादा है, और u2 क्या है? कम है। तो हम लिखेंगे u1 माइनस
u2, ज्यादा वाली माइनस कम वाली, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोनों टकरा जाएंगी, क्योंकि ये वाली तेज चल रही है, ये वाली स्लो चल रही है, तो ये वाली पीछे वाली क्या होगी, आगे वाली से टकरा जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा भैया, ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। कोलिजन हो गया, क्या हो गया इनका, कोलिजन हो गया। अब एक चीज देखिए भैया, जब कोलिजन हुआ इनके बीच में, तो आगे वाली बॉल ने पीछे वाली पे कहां लगाया फोर्स, पीछे की तरफ, बोलो हाँ। अब दो बॉडी टकराती है, तो जो आगे है वो पीछे वाली पे क्या लगाएगी, पीछे की तरफ, और जो पीछे वाली है वो आगे वाली पे कहां लगेगी, आगे की तरफ। यानी पहली बॉल पे F1 फोर्स लगा। अच्छा दोनों की मोशन कहां हो रही थी, इधर ही हो रही थी, एक ही डायरेक्शन में हो रही थी ना। अब एक बात बताओ, किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और किसकी वेलोसिटी घटेगी, दिमाग लगा के बताना। आगे वाले की वेलोसिटी अब क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी ध्रुव बता। आगे वाले, ये बच्चे बोल रहे कि आगे वाले की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो टकरा तो पीछे वाला भी रहा, लेकिन दूसरे की वेलोसिटी क्या है, घट जा रही है। मैंने आपको बताया था बड़ा सिंपल सा लॉजिक, कि जिसकी मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है, और जिसकी मोशन से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, घट जाती है। आप देख रहे हो जब कोलिजन हुआ तो F1 क्या था, M1 पे लगा था फोर्स, और वो उसकी मोशन कहां हो रही है, उसकी राइट साइड में, और उसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट साइड में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब M1 क्या होगा, कम रफ्तार से चलेगा, मैंने मान लिया V1 वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, V1। अच्छा M2 पे देखिए, M2 वाले मास पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा F2 जिस डायरेक्शन में उसकी क्या हो रही थी, मोशन हो रही थी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में V2 क्या होगा, V1 से ज्यादा होगा। इस केस की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो भैया ज्यादा कौन सी है, V2 माइनस V1, ठीक है। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये ध्यान रखना कोलिजन में यही होता है। आपको मैंने एक दिन बताया था ना, एक बॉडी का, दो बॉडी का मोमेंटम ये है, दोनों टक्कर के बाद हो सकता है मोमेंटम इंटरचेंज हुआ है, बदल जाए उनका मोमेंटम, तो इसीलिए बढ़ता है। क्योंकि जब दो बॉडी टकराती है ना, तो एक पे उसकी मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसपे मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। और एक बॉडी पे उसी वक्त उसकी मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, घट जाती है। जिसकी स्पीड घटती है उसका मोमेंटम भी क्या होता है, घट जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है भैया। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा देन, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है भैया, P2 माइनस V1, और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या है, U1 माइनस U2। यही क्या होता है भैया, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू। और इलास्टिक कोलिजन के लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या आती है, 1, और फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1, क्या होगी E की वैल्यू, लेकिन ग्रेटर देन 0, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना कि कई बार ऐसा भी आता है कि E की लिमिट क्या होती है, तो E की लिमिट होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए एग्जैक्ट 1, और E की लिमिट होती है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम। मतलब ये एक पॉजिटिव टर्म है, क्या है ये, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना, ये केवल ये वैसे ड्राइव करने के लिए आता नहीं है, वैसे डेरिवेशन भी नहीं है कुछ खास, लेकिन भैया ये पूछे आता है, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होगी। E क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है भैया, उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करता हूं भैया, सबसे पहला और सबसे मेन कोलिजन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है भैया इलास्टिक कोलिजन इन 1D। इलास्टिक कोलिजन इन, टॉपिक का नाम है भैया इलास्टिक कोलिजन इन 1D। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, जैसे मैंने पिछला डायग्राम बनाया बिल्कुल सेम वैसे डायग्राम बना के करने वाला हूं मैं। दो चीज लगाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इन्हीं दोनों की वजह से मैं पूरे को ड्राइव कर दूंगा, आसान है, ठीक है। तो भैया इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन 1D, इलास्टिक कोलिजन इन, आपको 1D में पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन। 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में होगी सब कुछ, क्या होगा, ऐसा उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है,
ये है आपका मास m1। ध्यान दीजिए भैया, जिसने भी पिछला टॉपिक पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूज, उसके लिए बड़ा आसान है। इसकी वेलोसिटी क्या है u1, एक दूसरा मास उसके आगे चल रहा है m2, उसकी वेलोसिटी क्या है भैया u2। अच्छा मैं कह रहा हूं इनके बीच में कोलिजन होगा तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए आप बताओ। अगर इनके बीच में कोलिजन होना है, अगर इसकी ज्यादा होगी वेलोसिटी और इसकी कम होगी तो वह कभी कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, पीछे वाला मास क्या होना चाहिए, ठीक है, u1 इज ग्रेटर देन u2। अच्छा इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बताइए मुझे, मैं जिससे पूछूंगा बताओ। इस पूरे सिस्टम का, ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं और पांडे जी इसका पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बताओ क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, m1 u1, दूसरे का क्या होगा m2, इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम ये हो गया। बिल्कुल सही बात है भाई डरमत, बता इनिशियल काइनेटिक क्या होगी इस पूरे सिस्टम की, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2। भी चलो ये हो गया। अब ड्यूरिंग कोलिजन, बिफोर कोलिजन का यही क्या है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की बात हो रही थी ऊपर वाले, है ना सारा। और ड्यूरिंग कोलिजन, अगर मैं कोलिजन की बात करूं तो मैं जानता हूं इसके ऊपर m1 के ऊपर इधर फोर्स लगेगा F1 और m2 के ऊपर इधर फोर्स लगेगा F2। दोनों की मोशन कहां हो रही थी, इधर हो रही थी ना, यहीं पे। तो भैया किसकी स्पीड बढ़ेगी किसकी स्पीड घटेगी, तो m1 की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि उसकी मोशन के उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लग गया उसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, इसकी घटेगी, और इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर फोर्स अपोजिट टू ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाना, ठीक है, आए हैं, ठीक है, समझ गए। और कुछ देर बाद क्या होगा, ये ड्यूरिंग कोलिजन का सीन है, ड्यूरिंग कोलिजन। और खैर ड्यूरिंग कोलिजन में मेरे को बस इतना ध्यान रखना कि भैया कहां पर कैसा फोर्स लग रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये भैया m1 क्या होगा, अब स्लो चलेगा v1 स्पीड से, और m2 क्या होगा, अब फास्ट चलेगा v2 स्पीड से आफ्टर कोलिजन। और हेयर कौन ज्यादा है, v2 ज्यादा हो गया और v1 कम हो गया, ठीक है। आपने देखा भी होगा, दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही है, पीछे वाली गाड़ी ने अगर आगे वाली को ठोक दिया तो आगे वाली क्या होती है, थोड़ी एक्स्ट्रा स्पीड से आती है, और पीछे वाली थोड़ी स्पीड से कम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए भैया आफ्टर कोलिजन का है भैया, जैसी बता फाइनल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम क्या होगा पूरे सिस्टम का, m1 v1 प्लस, देखिए इतना ही आसान टॉपिक है जितना आपको लग रहा है, इतना ही आसान, इससे भी आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चों के दिमाग में इसके लिए छवि भरी है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोचते हैं बहुत हार्ड होगा, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक क्या होगी भैया, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2, ये क्या है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की बात है। चलो भैया समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता है हमें दो कंजर्वेशन लगाने हैं। पहला कंजर्वेशन क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो लगाते चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या कई बार एंगुलर लीनियर मोमेंटम बोल देगा तो समझ जाना सेम भी होता है। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर में क्या होता है, इनिशियल क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर में m1 प्लस m2। मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये कोलिजन इलास्टिक है, ये प्रूफ करना जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, ये कोलिजन है इलास्टिक, वो प्रूफ करने जा रहा हूं। इलास्टिक कोलिजन प्रूफ करने के लिए ई की वैल्यू क्या प्रूफ करनी पड़ेगी, 1, बस वही प्रूफ करना है, खत्म। तो ये एक काम करो, 1 वालों को एक साथ में लिख लो और 2 वालों को एक साथ में लिख लो, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब ये इधर आएगा तो उधर माइनस में जाएगा, तो m1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा u1 माइनस v1, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसको परली साइड में ले आओ तो क्या होगा, m2 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा v2 माइनस u2, ठीक है भैया। इसे कर दो पहली इक्वेशन, ठीक है, समझ गए। एंड इनिशियल काइनेटिक बराबर में इनिशियल क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। फिर वही वाला 1 वालों को एक साइड में लिख लो और 2 वालों को एक साइड में लिख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया,
हाफ m1 कॉमन ले लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ऐसे ही भैया इसको उधर लिया होगा तो क्या, हाफ m2 कॉमन लोगे, तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ काटा पीटी कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और m1 इसको लिख दिया, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख दिया, एक ब्रैकेट में u1 प्लस v1 और दूसरे में लिख दिया u1 माइनस v1, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इधर लिख दीजिए इसको m2, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक दूसरे में a माइनस बी, तो क्या होगा, v2 माइनस v2 प्लस u2 और v2 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे कर दो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट वाला पार्ट देखिए क्या है, m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 अपॉन में m1 u1 माइनस, देखिए यही है ना, दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट और पहली इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट दोनों आपस में डिवाइड कर दिए। ऐसी दूसरी साइड में आओ, ये क्या होगा m2, हाँ बोल रही, अरे भाई यार क्लास छोड़ के कैसे आऊंगा, तू पागल है क्या भाई, 5 अभी रुक जा एक मिनट, कौन जाएगा यार, अब आप 11वीं का बैच है, वरना मैं आ जाता, 12वीं का बैच होता तो बीच में छूट के आता। अब तू आ जाना इधर से, क्या हुआ, मैं यार किसको भेजू, अभी रुक जा, तो 2 मिनट रुक जा फिर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरी इक्वेशन की राइट साइड देखिए, m2 अपॉन में v2 प्लस u2 और v2 माइनस अपॉन में m2 v2 माइनस u2, फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड कर दिया डिवाइड, m1 से m1 कट गया, इससे ये कट गया, इसका भी इससे कट गया और ये भी कट गया। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1 और क्या हुआ v2 प्लस, अब फिर हमने क्या किया भैया, कुछ नहीं किया, u वालों को एक साथ मिल दिया, v वालों को एक साथ मिल दिया, तो इसको उधर लिया तो क्या हुआ, और इसको उधर लिया तो क्या हुआ, u1 माइनस u2 और वो क्या हुआ v2 माइनस, क्या हुआ, अच्छा ये कह रहा है क्या, अब पता है तेरे को फिर भी पूछ रहा है। अब देखिए भैया, अब हमने क्या किया, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 से तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसको पल्ली साइड में लेकर, तो 1 इक्वल्स टू में v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, ये क्या होता है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये भैया तो प्रूफ कर दिया, hence the collision is elastic collision, hence the collision is elastic collision in 1D, इलास्टिक कोलिजन इन 1D, समझ गए भैया। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है, जैसे वेलोसिटी आफ्टर दी कोलिजन, भैया जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी आती है उसको v1 और v2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो भैया हम वही उसी की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है, डेरिवेशन में नहीं आता, और कई बार अगर पूछ ले कि भैया आफ्टर दी कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, यानी v1 v2 की वैल्यू, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं कर रहे इसमें। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूं v1 की कैलकुलेशन फॉर v1, कैलकुलेशन फॉर v1, हम v1 को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। v1 क्या है, पहले मास की फाइनल वेलोसिटी, पहले मास की फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद। अब देखिए
हमें पता है दो इक्वेशन, एक तो ये पता है, तो थर्ड कर दो, नहीं इसको थर्ड मत करो, इसको कर दो, इसको थर्ड कर दो। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या कहती भैया, u1 प्लस v1 बराबर में v2 प्लस u2। मुझे निकालना क्या है, v1 निकालना, क्या निकालना है, तो हमने क्या किया, यहां से v1 के लिए हमें v2 की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली, पहले देखिए हम निकालना हमें v1 है, लेकिन हम यहां से क्या निकाल रहे हैं, v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू क्या होगी, u1 प्लस v1 माइनस u2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और u1 u2 आपको गिवन रहेगा, u1 u2 इनिशियल कोलिजन से पहले की वेलोसिटी आपको गिवन रहेगी, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी यानी v1 और v2 आपको निकालना है। एक ये इक्वेशन पता लगी, ठीक है, इसको एंड एक इक्वेशन आपको ये पता है, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या भैया बताइए, m, इससे ऊपर वाली ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये इसको लिख दो ए इक्वेशन, फ्रॉम ए इक्वेशन, ऊपर नीचे सेम ही है लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम ए इक्वेशन ए इक्वेशन क्या है ये देखिए, m1 u1 प्लस m2 बराबर में m1 v1 प्लस m2। इन्हीं दो इक्वेशन की सहायता से हमारी सारी वेलोसिटी आ जाएगी। हमने क्या किया, ऑन पुटिंग जब हमने v2 की वैल्यू निकाली है ना, उसको v2 यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है भैया, तो क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2, ठीक है, इन अबव इक्वेशन, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें मेरे को किसकी वैल्यू रखनी है, v2 की वैल्यू, ये वाली v2 की वैल्यू जो निकाल रखी है मैंने। जब आप v1 की कैलकुलेशन कर रहे होगे तो इसमें v2 की वैल्यू रखनी है, तो क्या आ जाएगा भैया आपका m1 u1 प्लस m2, ये सब दे रखा है, m1 v1 प्लस m2, v2 की वैल्यू क्या रखी है भैया, तो क्या आई थी, देखिए क्या आई थी v2 की वैल्यू, u1 प्लस v1 माइनस u2, v1 प्लस u1, हाँ u1 प्लस u2 माइनस v2, ठीक है भैया, ये लिख दिया मैंने v2 क्या, v1 आएगा ना, ये भतीजा वाला पटेगा मेरे हाथ से। अब देखिए भैया m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर में m1 v1 प्लस, अब m2 की मल्टीप्लाई सब में कर दो तीनों में, तो क्या होगा m2 u1 प्लस m2 u2, और इधर मल्टीप्लाई भी तो क्या m2 v1, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, सब में कर दिया m2 की मल्टीप्लाई। अब हमने क्या कर दिया, जितनी भी चीजें देखिए, जहां जो v1 वाले पार्ट है उसको एक साइड में रखा, तो ये दोनों v1 वाले पार्ट है, इसको एक साइड में रखा, बाकी इन दोनों को क्या किया भैया, इधर ले आया, क्या हुआ, पीछे भाई, ये है ना भाई, बता तो दिया करो कभी सही, u1 प्लस v1 माइनस u2 है ना, सारे गलत करवा दिया, v2 की वैल्यू क्या है भैया, u1 प्लस v1 माइनस u2, u1 प्लस v1 माइनस u2, ये है, ठीक है भैया, तो ये क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर में m1 v1 प्लस m2 u1 m2 v1, और ये क्या होगा m2 u2। अब हम केवल इस साइड में v1 वालों को छोड़ेंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, उधर ले आएंगे, इसको भी उधर ले गया मैं और इसको भी मैं उधर ही ले गया, ठीक है, बाकी v1 वालों को उधर छोड़ दिया, तो इधर आएगा m1 u1 और माइनस m2 u1, इसको इधर ले आना तो माइनस आएगा ना, अब इधर आएगा तो ये क्या m2
U2, ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा M2 U2, है ना। और ये दोनों एक साथ में लिखोगे तो V1 कॉमन ले लेंगे, V1 कॉमन ले लेंगे क्या होगा, M2 प्लस M1 प्लस M2, सॉरी M1 प्लस M2। तो ये देखे, इसको यहाँ पर इसको देखा तो U1 कॉमन ले लिए, क्या हुआ M1 माइनस M2, और इन दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ 2 M2 U2, और इधर क्या आएगा V1 M1 प्लस M2। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, U1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये आ गया आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर द कोलिजन। अभी आपको U2 निकालना है, कैलकुलेशन फॉर, चलो कॉपी में करो, कैलकुलेशन फॉर U2 V2 निकालो, जल्दी करो भैया। तो पहले का तो दिखाओ। अरे भैया देख लियो, अभी मैं इसे उसको चाबी देके आता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ V2, M1 U1 प्लस M2, सब निकालते रहो भैया, M1 V1 प्लस M2 V2 एंड और क्या आई थी इक्वेशन, U1 प्लस क्या था, इधर आता V1 आया था ना, प्लस बराबर में U2 प्लस V2। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है, V2 की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां से V1 की वैल्यू निकाल लो। V1 बराबर में क्या आएगा, U2 प्लस V1 माइनस U1, ये आ गया भैया V1 की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 in A इक्वेशन, जो हमारे V1 की वैल्यू आ रखी है वो हमने ए वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, ए इक्वेशन थी ना, तो क्या आ जाएगा देन M1 U1 प्लस M2 ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट हो गई ए इक्वेशन, M2 U2 बराबर में M1 V1 की यहाँ पे क्या पुट करोगे भैया, U2 प्लस V2 माइनस U1 बरा प्लस क्या हो जाएगा भैया M2 V2, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर में M1 U2 M1 V2 माइनस M1 प्लस M2 V2, ठीक है भैया। अब हमने केवल क्या किया भैया, V2 को इस साइड में रखा, इसको रखा, बाकी इसको और इसको उधर की तरफ ले आया, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा भैया आपका M1 प्लस U1 M1 U1, और इधर आ गया ये वाला तो क्या होगा प्लस M1 U1 प्लस M2 U2, और इसको इधर ले आया तो क्या हुआ माइनस M1 U2 बराबर में इधर क्या बचा आपका भैया, ये बचा था और ये बचा था, V2 कॉमन ले लो, क्या होगा M1 प्लस M2 हो गया। तो भैया इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 2M1 U1, इधर हमने U2 को कॉमन ले लिया, U2 कॉमन ले लिया, M2 माइनस M1 डिवाइड बाय, हमें V2 की वैल्यू निकालनी थी तो उसको नीचे लाओ। अरे भटूरा आके ले गया चाबी, भटूरा आके ले गया, हाँ भटूरा। M1 प्लस M2, ये आ गया भैया आपका V2। तो भैया हमने V1 V2 दोनों की वैल्यू निकाल दी, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्यों कल नया चैप्टर चालू हुआ ना, इन इलास्टिक कोलिजन,
यही है सबका भैया, मेरे को पता किसी ने किया नहीं होगा तो आया कहाँ से हुआ। इन इलास्टिक कोलिजन, देखिए भैया इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, तो भैया इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व नहीं रहती। ठीक है भैया, तो चलो देखते हैं भैया। ठीक है, इसमें क्या है, एक मास है बड़ा सा, ठीक है भैया m1, और इसकी वेलोसिटी क्या है भैया vn, u1 है, क्या है u है। एक मास m2 है, ये रेस्ट में है, क्या है ये रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो u1 की वेलोसिटी u है, और u2 की वेलोसिटी क्या है भैया 0 है, ये रेस्ट में। ठीक है, कोलिजन के बाद बड़े वाले मास के साथ क्या होता है, छोटा वाला मास अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, और दोनों मिलकर के एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलते हैं, इसे कहते हैं कॉमन वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसे, ठीक है, ये कॉमन वेलोसिटी है। आपने देखा होगा जब बहुत बड़ी गाड़ी आती है, ट्रक व्रक आती है और पीछे से कार को आगे से कार को टक्कर मारती है, तो कार और ट्रक दोनों एक ही साथ चले जाते हैं, देखा आपने। जब हाई स्पीड ट्रक जो होती है, अब इसके लिए एक्सीडेंट थोड़ा कराऊंगा मैं, कहीं नहीं देखा, जब हाई कोई ट्रक आ रहा है बहुत हाई स्पीड से और आगे कार खड़ी हो रेस्ट में, तो जब कार और ट्रक की टक्कर होती है तो भैया क्या होता है, कार और ट्रक एक साथ ही चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर देखिए, इसे कॉमन वेलोसिटी, ओए नहीं बोली मत कोई भी, कॉमन वेलोसिटी से m1 m2 के साथ क्या होता है भैया, चले जाता है। ठीक है, समझ गए। यानी इस केस की काइनेटिक क्या होगी, चलो मोमेंटम देखिए, इस केस का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ये बहुत कम आने की संभावना है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डायरेक्टली करूंगा। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन से पहले ये था, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, आफ्टर कोलिजन वो हो गया। मोमेंटम बताइए इनिशियल क्या होगा, m1 है, u1 क्या है, u है, m2 तो है, लेकिन u2 क्या है भैया 0, तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u। ये भैया, अच्छा इसमें फाइनल मोमेंटम देखिए, m1 की वेलोसिटी क्या है भैया v, और m2 की भी क्या है भैया v, दोनों को कॉमन वेलोसिटी है, तो v कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस फाइनल आ गया। अब जैसा कि मैं पता, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटा दूं तो इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है भैया, m1 u, और फाइनल क्या है v m1 प्लस m2, तो v की वैल्यू क्या आ गई, m1 u अपॉन में m1 प्लस m2। ये भैया वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, ये कॉमन वेलोसिटी होती है। मजे तो मैं लूंगा भी इधर से, रहने दे, भाग आगे करता है। देखिए, तो भैया कोलिजन के बाद दोनों इतनी वेलोसिटी से घूमते हैं, मतलब दोनों इतनी वेलोसिटी से आगे आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, कॉमन वेलोसिटी। क्या कहते हैं, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है कि एक सिस्टम है, दोनों टक्कर के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो ये लगाना आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम फाइनल लगा करके दोनों को क्या करो भैया, बराबर कर दो, तो आपको कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है भैया, अच्छा इनिशियल काइनेटिक क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक क्या होगी पूरे सिस्टम की, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2u2 स्क्वायर। तो हाफ m1 क्या है भैया, m1, और u1 की वैल्यू क्या रखी है, u, हाफ m2, u की वैल्यू कितनी है भैया, 0। तो इनिशियल काइनेटिक कितनी आ गई, हाफ m1 u स्क्वायर, और एंड फाइनल काइनेटिक क्या होगी, तो भैया इसका मास इंटू में ये वेलोसिटी, इसका मास इंटू में ये वेलोसिटी, है ना, हाफ m1 v स्क्वायर हाफ m2 है ना, m2 v स्क्वायर। हमने क्या किया भैया, v स्क्वायर कॉमन ले लिया, हाफ भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या हुआ m1 प्लस, हम v की वैल्यू निकाल चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैं क्या है, हाँ भाई, हेलो, हाँ बोल, मेरी क्लास है 9:30 से। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हमने v की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी, तो फाइनल काइनेटिक क्या होगी, हाफ v की वैल्यू क्या रखी है बेटा, इसका स्क्वायर करोगे ना, v का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है m1 प्लस, समझे ना भैया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने v की वैल्यू रखी क्योंकि v का स्क्वायर था यहां पर, तो पूरे स्क्वायर लिख दिया। अच्छा देखिए ये स्क्वायर से ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो फाइनल काइनेटिक क्या रही है, हाफ m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन में 2 m1 प्लस m2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये फाइनल काइनेटिक आ गई। तो हम देख रहे हैं इनिशियल काइनेटिक ये है और फाइनल काइनेटिक क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या है, और अगर मैं दोनों अगर सेम होंगी, अगर दोनों क्या है तो दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और अगर दोनों सेम नहीं होंगी तो डिफरेंस क्या होगा, 0 नहीं आएगा। अच्छा अगर काइनेटिक बढ़ी होगी तो ये वाली ज्यादा होगी और ये वाली क्या होगी, कम होगी, तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं करूंगा, अगर मान लीजिए मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, ये ज्यादा होगी और ये कम होगी, तो डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर काइनेटिक घटी होगी तो डिफरेंस क्या आएगा, चलो करते हैं भैया, तो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस फाइनल क्या रखी भैया, m1 u स्क्वायर अपॉन में 2m1 प्लस m2 माइनस हाफ m1 u स्क्वायर था, यही था ना, अबे यही तो था, अब ये इसको क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली पूरी टर्म कॉमन आ रही है, हाफ m1 u स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां क्या बचेगा 1 बाय में m1 प्लस m2, इधर क्या बचेगा -1, ठीक है, कहाँ बचेगा, अच्छा ठीक है भैया, ये हो गया m1, तो हाफ m1 u स्क्वायर m1, इसकी मल्टीप्लाई में करें तो माइनस m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस क्या हो जाएगा भैया m, ठीक है, ये हो गया, तो ये आएगा हाफ m1 u स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई में तो क्या होगा -m1 माइनस m माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस, बोलो हाँ, ये और ये क्या है कैंसिल हो गए, ठीक है, तो हाफ m1 u स्क्वायर और ये क्या होगा -m2 m1 प्लस m2। अब आप देख रहे हैं पूरी की पूरी क्या नेगेटिव टर्म है, ये क्या है और ये क्या है पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या आएगा, तो डिफरेंस इन काइनेटिक क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, सो फाइनल काइनेटिक इज लेस देन इनिशियल, और लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ है,
so in elastic collision, so in elastic collision, some kinetic energy loss in form of sound, heat, etc. देखिए भैया, इन इलास्टिक कोलिजन में आपको इतना प्रूफ करना होता है कि भैया आखिर एनर्जी बराबर आ रही है, हमने मोमेंटम बराबर किया, कोई दिक्कत तो नहीं, मोमेंटम बराबर ही होता है मेरे साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हर जगह अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कोलिजन के दौरान में जब कोलिजन होगा तो साथ साथ में आवाज भी निकलती है, नहीं साउंड एनर्जी निकलती है, और साथ साथ में हीट भी निकलती है। मतलब जो एनर्जी थी उससे अब एनर्जी कम हो जाएगी। हमने इनिशियल निकाली, फाइनल निकाली, अगर दोनों का डिफरेंस 0 आता तो मतलब दोनों आपस में क्या थी, बराबर थी, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हमने देखा यहाँ पर डिफरेंस निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल किया, तो हमने देखा डिफरेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब फाइनल कम थी, इनिशियल ज्यादा थी। और वो जो लॉस हुआ है वो किसकी फॉर्म में लॉस हुआ है, साउंड और हीट की फॉर्म में। ठीक है भैया, तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, सुन लीजिए, इसके क्वेश्चन जो है वो मैं रिवीजन में ही कराऊंगा, बचे हुए। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इस चैप्टर को थ्योरी को फटाफट रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।